Hello everyone. So since we are covering M. Lakshmikant 8th editions, until now we have covered part number 3. That is the last topic which we have covered is PILs. Now we are beginning with the part 4, that is state government. Okay. We are also cover these portions line by line. We are beginning from chapter number 30, that is governor. Okay. So let's see. The Constitution of India envisages the same pattern of the government in the state as that for the centers. ओके जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ सेंटर पे, वही सेम पैटर्न स्टेट लेवल पर भी फॉलो किया जाता है. ठीक है, उसमें अगर कुछ चेंजेस है तो हम उन चेंजेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अदरवाइज जो सारे कुछ पैटर्न हमने पढ़े हैं ऊपर विच इज अप्लाइड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेम पैटर्न विल बी अप्लाई ऑन इन स्टेट गवर्नमेंट. ओके, एक्सेप्ट सर्टेन एक्सेप्शंस. So part 6 of the constitution deal with the state government. Okay, स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट डील करता है, तो पार्ट नंबर 6 डील करता है, इसको ध्यान रखना है. आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 153 टू 167 पार्ट 6 डील्स विथ स्टेट एग्जीक्यूटिव. ठीक, अब इसमें भी डिवीजन है ना, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है, जुडिशरी हो गया. ठीक, तो जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है अंडर द स्टेट गवर्नमेंट इज डील्स थ्रू पार्ट 6 आर्टिकल 153 टू 167 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेट के एग्जीक्यूटिव की बात करें, गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर्स होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है. ठीक है, कौन कौन, गवर्नर हो गया, ठीक, चीफ मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो गया. सेंटर में हमने क्या देखा था, प्रेसिडेंट देखा था, प्राइम मिनिस्टर देखा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखे थे एंड अटॉर्नी जनरल देखा था. ठीक है, यहाँ पे एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए होता है. अच्छा, हमने जो सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट भी होता था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में, बट यहाँ पे स्टेट में कोई वॉइस गवर्नर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. ठीक है, तो प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर तो आ जाता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की जगह पे एग्जीक्यूटिव में वाइस गवर्नर नहीं आता है, क्योंकि देर इज नो सच पोस्ट एग्जिस्टिंग विद इन द स्टेट लेवल. ओके, द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. वहाँ पे हमने देखा था हेड ऑफ स्टेट कौन होता था सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंट होता था. ऑल द एक्शंस विच इज टेकन बाय द स्टेट आर ऑलवेज टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एट द सेंट्रल लेवल्स. स्टेट लेवल की बात करें तो गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है. ठीक है, बट प्रेसिडेंट की तरह ये केवल एक नॉमिनियल एग्जीक्यूटिव ठीक होता है. ठीक, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है किसके पास, चीफ मिनिस्टर हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. ओके, द गवर्नर आल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. गवर्नर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह भी काम करता है. ठीक है, इसीलिए जो गवर्नर की ऑफिस है ना, डुअल रोल है. पहला तो वो नॉमिनल हेड होगा एग्जीक्यूटिव का, पहला रोल उसका ये होगा. ठीक है, जो उसका दूसरा रोल होगा कि वो कहीं ना कहीं एक सेंटर के एजेंट की तरह काम करेगा. ठीक, हर एक स्टेट के लिए गवर्नर का प्रोविज़न है, बट 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 कुछ चेंजेस करता है, जैसे कि किसी एक पर्सन्स को दो या दो से ज़्यादा स्टेट के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है. ठीक है, अब अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर को अपॉइंट करने का प्रोसेस क्या है, तो ना तो ये डायरेक्टली इलेक्ट होता है ना ही इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है. जैसे वहाँ पे क्या था कि प्रेसिडेंट जो था सेंट्रल में इनडायरेक्टली इलेक्ट होता था, बट यहाँ पे इनडायरेक्टली भी इलेक्ट नहीं होता गवर्नर. ठीक है, ना ही डायरेक्टली इलेक्ट होता है. ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील्स. प्रेसिडेंट इसे अपॉइंट करके भेजता है. ओके, इसको ध्यान रखना है. इन दिस वे ही इज ए नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. नॉमिनी है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का. ओके, सिंस द name of the governors are appointed by the central government, that's why the governor is also known as nominee of the central government. Okay, but as held by the Supreme Court, हरगोबिंद पॉइंट केस एक हुआ था, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, भले ही जो गवर्नर है वो सेंटर के थ्रू अपॉइंट करके तो आएगा स्टेट में, बट जो ऑफिस होगी गवर्नर की वो
एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट की तरह उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेगा अंडर द स्टेट, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, एंड इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये ऐसा नहीं कि गवर्नर को अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करके भेजेगा अंडर सील अंडर हिज नेम, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो गवर्नर है वो सबॉर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है, भले ही उसने नॉमिनेट किया है तो क्या हुआ। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। जो हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसने ऐसा कहा था कि डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं गवर्नर का ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, ठीक है, ये जो अभी करंटली का सिस्टम है बाय नॉमिनेशन उसको अप्रूव किया, ठीक है। उसके पीछे कुछ रीजन है, जैसे कि अगर डायरेक्ट इलेक्शन होता है गवर्नर का, ठीक, द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नर इज इनकम्पेटिबल विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम इस्टेब्लिश इन द स्टेट, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टेट में इस्टेब्लिश हुआ है उसके हिसाब से डायरेक्ट इलेक्शन गवर्नर का ठीक नहीं है, ठीक है। द मोड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन इज मोर लाइकली टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। अब देखो, चीफ मिनिस्टर भी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट होता है, ठीक है। जो लीडर होता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का, जो इलेक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसमें जो विन करता है जो पार्टी, उसका लीडर अपॉइंट होता है। बट अगर गवर्नर को डायरेक्टली पीपल्स के थ्रू अपॉइंट किया गया तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। गवर्नर बोल सकता है कि भैया हम तो डायरेक्ट इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, पीपल्स से, आप भले ही हो सकता है डायरेक्टली इलेक्ट ना हुए हों, ठीक है, क्योंकि आपको तो चूज़ किया गया है अमंग योर मेंबर्स, बट मैं सीधे पीपल्स के थ्रू इलेक्ट हुआ हूँ तो मेरी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, ठीक है। द गवर्नर बीइंग ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग इलैबोरेट अरेंजमेंट फॉर हिज हर इलेक्शंस एंड स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। देखो, तीसरी बात यह है कि जो गवर्नर है ना वो तो बस एक नॉमिनल हेड है, तो उसके इलेक्शन में इतने पैसे खर्च करके उसका इलेक्शंस करवाना फिजिबल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। फोर्थ प्रोविजन क्या बोलता है, द इलेक्शन ऑफ द गवर्नर वुड बी इंटायरली ऑन पर्सनल इशूज, हैंस इट इज नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर इन सच एन इलेक्शंस, ठीक है। देखो, कोई ऐसा नहीं कि जैसे प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं जो सेंट्रल स्टेट का रिलेशन है ना उसमें एक मीडिएटर की तरह काम करता था, बट गवर्नर का ऐसा कोई रोल नहीं है। प्रेसिडेंट का रोल्स एक नेशनल इंटरेस्ट में होता है, वो कई चीज़ों पे फैसले देता है, बट अगर गवर्नर की बात करें तो वो नेशनल इंपॉर्टेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का हेड है, ठीक है। उसका जुडिक्शंस लिमिटेड होता है, विद इन द बाउंड्री ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। तो अब इसका जो डायरेक्ट इलेक्शन करवाना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट में ठीक नहीं है, ठीक। एन इलेक्टेड गवर्नर वुड नेचुरली बिलोंग टू अ पार्टी एंड वुड नॉट बी न्यूट्रल पर्सन एंड एन इम्पार्शियल हेड। अब देखो, कोई गवर्नर अगर इलेक्ट होगा ना तो जाहिर सी बात है कि भाई वही खड़ा होगा ना जिसके पास सपोर्ट होगा लोगों का, वही आदमी खड़ा होगा जिसको लोग जानते होंगे, और जनरली लोग किसे जानते हैं, किसी पार्टी के मेंबर्स को, तो जाहिर सी बात है फिर गवर्नर क्या होगा कि किसी पार्टी का मेंबर्स होगा, ठीक है। तो वो एक न्यूट्रल पर्सन की तरह काम नहीं कर पाएगा, एक इम्पार्शियल हेड की तरह काम नहीं कर पाएगा, ठीक। द इलेक्शन ऑफ गवर्नर वुड बी क्रिएट सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज एंड दस अफेक्ट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक। अब अगर डायरेक्टली इलेक्ट होता है गवर्नर तो कहीं ना कहीं एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो होता है ना वो भी क्रिएट हो सकती है, ठीक, इसको भी ध्यान रखना है। द सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन इनेबल द सेंटर टू मेंटेन इट्स कंट्रोल ओवर द स्टेट। अब देखो, अगर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके भेजता है तो अब प्रेसिडेंट ऐसा तो है नहीं कि ऑटोमेटिकली किसी को नॉमिनेट करके भेज देगा, जाहिर सी बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नाम रिकमेंड करेंगे जो उन्हें ठीक लगेंगे, ठीक है, उसी हिसाब से भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सेंटर का ही तो नॉमिनी है जो स्टेट में है, और यही सेंटर इसी के थ्रू, गवर्नर के थ्रू ही स्टेट पे कंट्रोल करता है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो कहीं जो वो सेंटर का जो कंट्रोल है ना गवर्नर के ऊपर वो लॉस कर सकता है सेंटर,
ठीक है। तो सेंटर का जो कंट्रोल स्टेट के ऊपर है वो भी कम हो सकता है। सेंटर का कंट्रोल स्टेट के ऊपर एक लिमिटेड जुरिडिक्शंस में, ठीक है, एक लिमिटेड दायरे में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये एक फेडरल इक्विलिब्रियम जो है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ठीक है, प्लस जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है कि कल को कोई स्टेट बोले कि नहीं हम अलग होना चाहते हैं, तो उसको रोकता है। ठीक है, कोई भी बिल अगर पास करता है कोई स्टेट, तो हो सकता है कि वो स्टेट के इंटरेस्ट में ना हो, तो गवर्नर कहीं ना कहीं एक चेक एंड बैलेंस की तरह काम करता है। गवर्नर वो लिंक है ना जो स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर से जोड़ता है, और सेंटर ही फाइनली, अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि कोई लेजिस्लेशन है जो स्टेट के थ्रू पास हुआ है बट उसका इम्प्लीकेशंस कहीं ना कहीं एक नेशनल इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है, तो गवर्नर को अगर ऐसा लगा तो गवर्नर बिल को रिजेक्ट करता है प्रेसिडेंट के थ्रू। अभी हम वो बाद में देखेंगे। ठीक, तो वो सारी चीज़ें एक टूल है, गवर्नर एक टूल है जिसके थ्रू स्टेट जो सेंटर है वो स्टेट पे कंट्रोल लगता है। ठीक, द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ गवर्नर क्रिएट्स अ सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ लीडरशिप एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन इन द स्टेट। ठीक है, अगर डायरेक्ट इलेक्शन होता है गवर्नर का तो एक जो लीडरशिप की प्रॉब्लम होगी उसको भी क्रिएट कर सकता है जब जनरल इलेक्शन स्टेट का होता है। ठीक, द चीफ मिनिस्टर वुड लाइक हिज हर नॉमिनी टू कंटेस्ट फॉर गवर्नरशिप, हेंस अ सेकेंड रेट मैन ऑफ रूलिंग पार्टी इज इलेक्टेड एज गवर्नर। आप समझ लो कि अगर डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, तो हो सकता है ना कि चीफ मिनिस्टर जो है वही किसी आदमी को उसने खड़ा किया एज अ गवर्नर के पोस्ट के लिए, वो जीत गया, तो किसके फेवर में जो अपने चीज़ें रहेगा कहेगा, वो तो स्टेट गवर्नर के फेवर में ही कहेगा। स्टेट गवर्नमेंट के मतलब चीफ मिनिस्टर जो हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसी के अकॉर्डिंग सारे काम करेगा। तो जो चेक एंड बैलेंस है ना, ठीक है, जिस जिस तरह से सेंटर जो कंट्रोल करता है स्टेट के ऊपर वो लॉस हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। Therefore, an American model where governor of the state is directly elected was dropped, and Canadian model where the governor of province state is appointed by the governor general of the center। ठीक है, अमेरिकन मॉडल में क्या है कि जो गवर्नर होता है वो स्टेट के थ्रू डायरेक्टली इलेक्ट होता है। ठीक है, इसको हमने ड्रॉप कर दिया, हमने क्या अपनाया, हमने कैनेडियन मॉडल को अपनाया। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि गवर्नर जो प्रोविंस का होता है वो इलेक्ट होता है थ्रू सेंटर। इसी को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया। क्वालिफिकेशन, ओथ एंड द कंडीशंस ऑफ गवर्नर की बात करें। ठीक है, क्वालिफिकेशंस पहले क्या होगी गवर्नर बनने के लिए, दो क्वालिफिकेशन है। पहली बात, पहला ये कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और वो 35 ईयर्स एज का कम से कम होना चाहिए। सरकारिया कमीशंस ऑन सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस 1983 टू 88 वो कुछ रिकमेंडेशन भी देती है। ठीक है, रिगार्डिंग द सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर कोई पर्सन एज अ गवर्नर अपॉइंट होता है तो उसको सर्टन क्राइटेरिया क्वालिफाई करना जरूरी है। पहला कि वो लाइफ के किसी न किसी एरिया में उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एंड इमिनेंट, ही शुड बी इमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी में उसने किसी ऐसे किसी एक ना एक फील्ड का अच्छा नॉलेज उसको होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये हम देख रहे हैं जो पहला रिकमेंडेशन था सरकारिया कमीशंस का, उसके अंदर जो सब पॉइंट है उसे हम देख रहे हैं कि इमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ। दूसरा कि वो जो पर्सन हो वो आउटसाइड ऑफ द स्टेट हो, ठीक, ताकि न्यूट्रल रूप से फंक्शन कर सके। ही शुड बी डेटेस्ट फिगर एंड नॉट टू इंटीमेटली कनेक्टेड विद द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। वो जो स्टेट की लोकल पॉलिटिक्स है उससे कनेक्टेड ना हो। ठीक, तीन चीज़ें होगी ये सरकारी कमीशंस के रिकमेंडेशन थे। ही शुड बी अ पर्सन हु हैज़ नॉट टेकन टू ग्रेट अ पार्ट इन पॉलिटिक्स जनरली। कोई ऐसा पर्सन हो जिसने पॉलिटिक्स में कोई पास्ट में बहुत ज़्यादा पार्ट ना लिया हो। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली इन द रिसेंट पास्ट। ठीक, स्पेशली क्या हो कि कुछ समय पहले मान लो, ठीक है, कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना रहा हो। ठीक, तो ऐसे आदमी के लिए रिकमेंड करता है सरकारिया कमीशन। ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है सरकारिया कमीशन, रिकमेंड करता है कि इट इज डिजायरेबल दैट द पॉलिटिशियन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर इज नॉट अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। ज़्यादा बेटर होगा कि जो पॉलिटिशियन है रूलिंग पार्टी का, जो सेंटर में रूल कर रही है, उसे
गवर्नर ना अपॉइंट किया जाए स्टेट का, स्पेशली उस स्टेट में जो कि कोई दूसरी पार्टी, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बीजेपी है, ठीक है, कोई स्टेट की पार्टी हो, मान लो कांग्रेस है केरला में। अब केरला में जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो, तो ऐसा डिजायरेबल, ऐसा सरकारी कमीशन रिकमेंड करता है कि जो पर्सन अपॉइंट करके भेजे सेंटर, वो ऐसा ना हो कि जो सेंटर मतलब बीजेपी की पार्टी का कोई पॉलिटिशियन हो, उसको आपने गवर्नर अपॉइंट कर दिया, फिर तो वो फ्रीली कोई फंक्शन करने ही नहीं देगा स्टेट को, क्योंकि भाई उस स्टेट में तो अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट है। ये भी सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन थी। In order to ensure effective consultation with the state chief minister in the selection of a person to be appointed as governor, सरकारिया कमीशन ये भी बोलता है कि कम से कम चीफ मिनिस्टर से आप एक बार अच्छे से कंसल्ट करो गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले। द प्रोसीजर ऑफ कंसल्टेशन शुड बी प्रिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ बाय सुटेबली अमेंडिंग आर्टिकल 155। क्या कहता है सरकारिया कमीशन कि आप आर्टिकल 155 को अमेंड कर दो और उसमें ये प्रोविजंस ऐड कर दो कि जो आप गवर्नर को अपॉइंट करोगे वो चीफ मिनिस्टर के कंसिडरेशंस के बाद, उससे कंसल्ट करने के बाद ही आप किसी पर्सन को एज अ गवर्नर अपॉइंट करोगे, ताकि जो स्टेट का फंक्शन है वो स्मूथली रन हो सके। ऐसा ना हो कि आपने किसी भी अनोनिमस पर्सनस को एज अ गवर्नर अपॉइंट करके भेज दिया और अब उस किसी स्टेट को अच्छे से फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली फंक्शन ही नहीं करने दे रहा है, ठीक। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा में बी कंसल्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स इन सेलेक्टिंग गवर्नर। जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का और जो स्पीकर है लोकसभा का, उससे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कंसल्ट करे किस चीज़ में, किसी गवर्नर को अगर अपॉइंट करना है। दिस कंसल्टेशन शुड बी कॉन्फिडेंशियल एंड इनफॉर्मल एंड शुड नॉट बी मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल हो, ठीक है, इनफॉर्मल हो, ये जरूरी नहीं कि आप उसको पब्लिश ही करो, बट होना चाहिए, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्यों, क्योंकि यही दोनों हैं जो न्यूट्रल पर्सन है कहीं ना कहीं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट का, जैसे तो जो स्टेट काउंसिल है, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ मतलब जो राज्यसभा है उसका रूल होता है, ठीक है। तो अगर उसका भी कंसल्टेशन वाइस प्रेसिडेंट जो होगा उसका हेड है तो उसका भी कंसल्टेशन लेना, और लोकसभा का भी कंसल्ट जो हेड है स्पीकर, उन दोनों का कंसल्टेशन लेना, ठीक है, ज़रूरी ऐसा हो तो अच्छा है, बेटर है। ऐसा कौन रिकमेंड करता है, तो सरकारिया कमीशन के कुछ रिकमेंडेशन थे। ओथ और अफर्मेशन की बात करें तो अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले गवर्नर को सब्सक्राइब करना पड़ता है कुछ ओथ और अफर्मेशन। इस ओथ और अफर्मेशन में गवर्नर जो होता है वो ये शपथ लेता है कि वो फेथफुली अपनी ऑफिस को एग्जीक्यूट करेगा, पहली बार मतलब अपने ऑफिस का जो फंक्शन है उसको फेथफुली करेगा। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, वो जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं एंड लॉज हैं उनको प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा एंड डिफेंड करेगा, ठीक। तीसरा है टू डेवोटी हिमसेल्फ हरसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, वो खुद को स्टेट के लोगों के सर्विसेज और वेलबींग में समर्पित करेगा, ठीक है। तो ये होता है उसके ओथ एंड अफर्मेशन में। द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, जो उस स्टेट का हाई कोर्ट होगा वो उसे उसको शपथ दिलाएगा, ठीक। अगर वो नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा कोर्ट का वो उसको ये ओथ दिलाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उधर प्रेसिडेंट के केस में ऐसे लगभग पैरेलली इधर भी वर्क कर रहा है। एवरी पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ अ गवर्नर आल्सो अंडरटेक अ सिमिलर ओथ और अफर्मेशन। अगर मतलब कोई दूसरा पर्सन है जो गवर्नर का फंक्शन को कर रहा है गवर्नर के ना होने पे, तो उसको भी सेम ओथ एंड अफर्मेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उसके ऑफिस की कुछ कंडीशंस हैं गवर्नर के ऑफिस की। द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द गवर्नर ऑफिस, जैसे कि वो नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द हाउस आर अ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, वो लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो अगर कोई ऐसा पर्सन अगर अपॉइंट भी हो जाता है एज अ गवर्नर
तो उसको जो हाउस की सीट है उसको छोड़नी पड़ेगी। ठीक, जब भी वो एज अ गवर्नर एंटर करता है हाउस में, तो उसको जो उसकी सीट है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा में हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, उसको छोड़ना पड़ेगा। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास नहीं होना चाहिए। ही इज इंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, जो राजभवन है ना वो यूज़ करेगा वो, मतलब उसको एक रेजिडेंस भी मिलेगा, ठीक है, ऑफिशियल रेजिडेंस मिलेगा। ही इज इंटाइटल्ड सच इमोल्यूमेंट अलाउंस एंड प्रिविलेज एज मे बी डिटरमाइंड द पार्लियामेंट, उसको वो सारे इमोल्यूमेंट्स अलाउंस एंड प्रिविलेज मिलेंगे जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। When the same person is appointed as the governor of two or more states, the emolument and allowance payable to him are shared by the state in such a proportion as determined by the president। ठीक है, अगर मान लो कोई गवर्नर है और वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बन जाता है, तो उसको सैलरी किस प्रोपोर्शन में मिलेगी, तो वो दोनों स्टेट के शेयर जितना दोनों स्टेट शेयर करेंगे उसकी सैलरी में। ठीक है, प्रेसिडेंट उसको डिटरमाइन करेगा कि किस हिसाब से शेयर करेंगे दोनों सैलरी, दोनों स्टेट इसको सैलरी देने में। ठीक है, हिज हर एमोल्यूमेंट एंड अलाउंस कैन नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, उसके जो सैलरी वगैरह है उसको उसके ऑफिस के दौरान कम नहीं किया जा सकता, ताकि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके। ऐसा नहीं कि अगर उसने कोई सेंटर की डायरेक्शन या स्टेट की डायरेक्शन नहीं मानी तो भाई स्टेट गवर्नमेंट बोले कि सैलरी तुम्हारी घटा देंगे। ठीक है, तो ये सब नहीं कर सकते। ये प्रोविजन इसलिए है ताकि जो गवर्नर है वो इंडिपेंडेंटली अच्छे से स्मूथली फंक्शन कर सके। ठीक, 2018 में क्या होता है कि जो गवर्नर की सैलरी है उसे बढ़ाकर 1.10 लाख टू 3.50 लाख पर मंथ कर दिया जाता है। लाइक द प्रेसिडेंट, द गवर्नर इज आल्सो इंटाइटल्ड टू नंबर ऑफ प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज। जैसे प्रेसिडेंट को कुछ प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ मिलती हैं, वैसे गवर्नर को भी कुछ प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि उसको उसके ऑफिशियल एक्ट के लिए लाइबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम किया है तो उसके लिए उसे कोर्ट में सम्मन नहीं किया जा सकता। ड्यूरिंग हिज हर टर्म ऑफ ऑफिस ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अगर वो अपने ऑफिस में है, ठीक है, तो उसे उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लगाई जा सकती। यहाँ तक कि अगर उसने किसी ऑफिशियल काम को करते वक्त उसने कुछ क्रिमिनल क्राइम कर दिया है तो उस पर तो नहीं लगेगी, बट अगर उसने कुछ पर्सनली उसने कोई क्राइम कर दिया है तो उस पर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती जब तक वो अपने ऑफिस में है। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड, उसे ना तो अरेस्ट किया जा सकता है ना ही उसे सजा दी जा सकती है। हाउएवर आफ्टर गिविंग 2 months मोर नोटिस, लेकिन अगर सिविल प्रोसीडिंग की बात करें ना तो उसको 2 month की नोटिस देने के बाद उसके खिलाफ जो है सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। ठीक है, उसके कुछ अगर उसने कुछ अपने पर्सनल कैपेसिटी में उसने कोई गलत काम किया है। ठीक है, टर्म ऑफ गवर्नर ऑफिस की बात करें, कोई गवर्नर कितनी बार गवर्नर बन सकता है कोई पर्सन्स, बेसिकली 5 years तक उसका टेन्योर होता है, अगर जिस दिन से वो अपने ऑफिस में एंटर करता है उससे लेके 5 साल तक। हाउएवर दिस टर्म ऑफ 5 years इज सब्जेक्टेड टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। हालांकि जो 5 years का टर्म है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे डिपेंड करता है, मतलब प्रेसिडेंट के मर्जी पे डिपेंड करता है। फर्दर ही सी कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू प्रेसिडेंट। वो रिजाइन भी दे सकता है, लेकिन उसको उसके लिए पहले अपना एक रेजिग्नेशन लेटर किसे देना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। इन सूर्य नारायण केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिफाइबल। ठीक है, द गवर्नर हैज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस, ही सी में रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। सूर्य नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है ना वो जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर प्रेसिडेंट ने कहा कि भैया आप अपनी ऑफिस छोड़ो तो गवर्नर को छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए जो गवर्नर के पास है कोई सिक्योरिटी नहीं है टेन्योर की और कोई फिक्स टर्म नहीं है ऑफिस की, उसे किसी भी टाइम प्रेसिडेंट के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। ऐसा सूर्य नारायण केस में हुआ, आपको ध्यान रखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड अपॉन विच अ गवर्नर मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई ग्राउंड भी मेंशन नहीं है जिस ग्राउंड पे जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को रिमूव करेगा, किस ग्राउंड पे, ठीक है, ये मेंशन नहीं है। हैंस द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, इसी वजह से जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बीपी सिंह की थी 1989 में, आस्क्ड ऑल द गवर्नर टू रिजाइन एज दे आर अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। उसने सारे गवर्नर को रिजाइन करने को बोला क्योंकि वो
कांग्रेस गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट हुए थे। इवेंचुअली सम ऑफ द गवर्नर वर रिप्लेस्ड एंड सम वर अलाउड टू कंटिन्यू। द सेम थिंग वर रिपीटेड 1991 में, फिर यही रिपीट होता है जब से कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आती है। तो वो जो बीपी सिंह गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नर को बीपी सिंह ने अपॉइंट किया था उन सबको रेजिग्नेशन देने को बोलती है या उसे निकाल देती है। द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर द गवर्नर अपॉइंट टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। ठीक है, प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर को ट्रांसफ़र कर सकता है। मान लो किसी उसका टेन्योर जो है 5 ईयर्स का है, उसने 3 ईयर्स तक किसी स्टेट में काम किया, बाकी बचे 2 ईयर्स के लिए किसी दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफ़र कर सकता है प्रेसिडेंट, इसको ध्यान रखना है। फर्दर गवर्नर हुज टर्म हैज़ एक्सपायर्ड में बी रिपॉइंटेड इन सेम स्टेट और एनी अदर स्टेट। मान लो किसी गवर्नर का टर्म जो एक्सपायर हो गया है तो उसे या तो उसी स्टेट में रीअपॉइंट किया जा सकता है या किसी दूसरे स्टेट में भी रीअपॉइंट किया जा सकता है। A governor can hold office beyond his term of 5 years until his her successor assume charge। ठीक है, वो 5 years से ज़्यादा एक कंडीशन में रह सकता है अपने ऑफिस में जब उसके जो सक्सेसर हैं अभी अज्यूम ना किए हों अपने चार्ज को। ठीक है, द अंडरलाइंग आइडिया इज दैट देयर मस्ट बी गवर्नर इन द स्टेट एंड देयर कैन नॉट बी इंटरम। अब देखो, अगर मान लो कोई गवर्नर अपॉइंट नहीं होता है 5 years के बाद, तो गवर्नर जो अपने ऑफिस को कंटिन्यू रखेगा। एक किस लिए, ताकि जो स्टेट है उसमें इंटरगन ना हो, मतलब कि जो गवर्नर की ऑफिस हो कभी खाली ना हो, गवर्नर का पोस्ट कभी खाली ना हो, क्योंकि गवर्नर ही जो स्टेट के बिल है उन्हें असेंट देता है ना, तो ऐसे में तो स्टेट का काम ही रुक जाएगा। इसीलिए गवर्नर की ऑफिस जो है वो कभी खाली नहीं रहना चाहिए। द प्रेसिडेंट कैन मेक सच प्रोविजन एज he see think fit for the discharge of the function of the governor in any contingency not provided for the constitution, for example the death of the sitting governor। अब मान लो किसी कंटिजेंसी सिचुएशंस के बारे में गवर्नर के ऑफिस को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो प्रेसिडेंट इसको प्रोविज़न बना सकता है कि मान लो कोई कंटिजेंसी की सिचुएशंस में मान लो गवर्नर को कुछ हो गया, ऐसे टाइम में ऑफिस गवर्नर की कौन एज्यूम करेगा। ठीक, तो उसके लिए प्रेसिडेंट प्रोविज़न बना सकता है। Thus, the Chief Justice of concerned state high court may be appointed temporarily to the discharge the function of the governor of the state। ठीक है, अभी क्या है कि जब अगर मान लो कि गवर्नर अपनी ऑफिस को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है तो स्टेट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उन्हें टेम्परेरी पीरियड के अपॉइंट कर दिया जाएगा कि भैया आप जो है गवर्नर का फंक्शन डिस्चार्ज करो विद इन दैट स्टेट। पावर एंड फंक्शन की बात करें गवर्नर की, तो इसके पास कुछ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर हैं। ठीक है, जो कहीं ना कहीं जैसे प्रेसिडेंट के पास है ना सारे पावर, वैसे ही गवर्नर के पास है विद इन द स्टेट जुरिडिक्शंस। हालांकि इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, एकदम पैरेलल हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। हाउएवर ही सी में नो डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी पावर लाइक प्रेसिडेंट। अब देखो, प्रेसिडेंट के पास कुछ डिप्लोमेटिक पावर होते थे, हमने पढ़े हैं। कुछ मिलिट्री, मतलब सुप्रीम कमांडर होगा ऑल दी 3 फोर्सेस प्रेसिडेंट। कुछ इमरजेंसी पावर होते थे, जैसे इमरजेंसी है उसको, जैसे प्रेसिडेंट रूल हो गया, नेशनल इमरजेंसी हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, तो प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करता था, ऑल्दो अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, बट प्रेसिडेंट उसके लिए रिकमेंड करता था कहीं ना कहीं। ठीक, तो ये सारी पावर जो है गवर्नर के पास नहीं होती है। अब देखते हैं पहले एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर की। ठीक, अब एग्जीक्यूटिव पावर में, सो द एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर आर, देखो कुछ गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन है, जैसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एक्शंस लिए जाएंगे वो किसके नेम पे लिए जाएंगे, तो बेसिकली गवर्नर के नेम से ही सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे स्टेट के लिए जाएंगे। जो फाइनल मुहर लगेगी वो गवर्नर की होगी। ठीक है, ही सी कैन मेक्स रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच the order and other instrument made and executed in his her name shall be authenticated। वो ये भी डिसाइड करेगा कि जो कोई भी एक्शंस उसके नाम पे लिए जा रहे हैं, ठीक है, ठीक, वो उसके नाम से वास्तव में लिए जा रहे हैं या बस वैसे ही फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, तो किस तरह से उसको ऑथेंटिकेट करना है वो भी गवर्नर ही डिसाइड करेगा। He she can makes rules for more convenient transaction of the business of the state government। वो चाहे तो जो स्टेट गवर्नमेंट अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही है उसके स्मूथली ट्रांजेक्शन्स के लिए वो चाहे तो कुछ रूल भी बना सकता है। ठीक है,
और जो कोई भी जो सेट बिजनेस है, मतलब सेट बिजनेस का मतलब कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट है तो वहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी वो अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के भी, ठीक। तो वो जो बिजनेस एलोकेट होता है, जो एलोकेट होता है ना, वो कौन एलोकेट करता है? प्रेसिडेंट ही एलोकेट करता है विद द कंसिडरेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। ओके, he she appoints the chief minister and other minister. They also hold office during his her pleasures. There should be tribal welfare minister in the state of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha appointed by him her. The state of Bihar was excluded from this provision by 94th Amendment Act of 2006। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, ठीक है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर जिन लोगों का नाम रिकमेंड करेगा अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, फिर उसको भी गवर्नर ही अपॉइंट करेगा, ठीक है। और ये लोग जो जैसे जो मिनिस्टर्स होंगे ना, वो ऑफिस प्लेजर ऑफ गवर्नर, मतलब जो जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक ही वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे गवर्नर का प्लेजर का मतलब ये नहीं हुआ कि गवर्नर जब चाहेगा तो तब उन्हें निकाल देगा। जब तक वो मेजोरिटी इंजॉय कर रहे हैं एज इन द केस ऑफ पार्लियामेंट, तब तक उन्हें निकाल नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टेट हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गए, झारखंड हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, उड़ीसा हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट है, सिंस यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी होता है। इसको अपॉइंट कौन करता है? तो इसको भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है। पहले बिहार के लिए भी ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट था, बट 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 के थ्रू ये कॉन्सेप्ट बिहार से निकाल दिया गया था, ठीक है। He she appoints the Advocate General of the state and determine his her remunerations. The Advocate General hold office during the pleasure of the governor. अब जो स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है, जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता था, उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, वैसे स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल होता है, ठीक। तो उसे अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। ये भी इसकी एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, ठीक है। उसकी सैलरी क्या होगी वो भी यही डिटरमाइन करता है। जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक ही एडवोकेट जनरल जो है अपनी ऑफिस को होल्ड करके रख सकता है। जो एडवोकेट जनरल है वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो कि ही सी अपॉइंट द स्टेट इलेक्शंस कमीशन एंड डिटरमाइंस हिज हर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस। जैसे सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं जो पंचायती राज के इलेक्शंस को लेके, मैटर को लेके डील करते हैं, ठीक है। तो उनको भी यही अपॉइंट करेगा। उनकी सर्विस कंडीशन और उनका टेन्योर क्या होगा, किसका? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, वो भी गवर्नर ही डिटरमाइन करेगा। हाउएवर द स्टेट इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड ओनली इन मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। हालांकि अगर रिमूवल की बात करें तो गवर्नर जब चाहेगा उन्हें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव नहीं कर सकता। ये उसी मैनर में रिमूव किए जाएंगे जैसे एक हाई कोर्ट के जज रिमूव किए जाते हैं। जैसे चीफ इलेक्शंस कमिश्नर की बात हुई थी कि जिस उनको उसी तरह से रिमूव किया जाएगा जैसे कि जजेस सुप्रीम कोर्ट्स के रिमूव होते हैं। तो वैसे पैरेलली यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ही सी अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हाउएवर दे कैन रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय द गवर्नर। जो चेयरमैन हैं, मेंबर हैं किसके? स्टेट पब्लिक सर्विस कमिश्नर के, कमीशंस के। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मेंबर होते थे, वैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मेंबर होते हैं, ठीक है। इन्हें गवर्नर अपॉइंट तो करेगा बट इन्हें रिमूव नहीं कर सकता। जो चेयरमैन एंड मेंबर है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन्हें केवल प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है, ठीक है। he she can seek any information relating to the administration of the affairs of the state and proposal for legislation from the chief ministers। ओके, अगर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कि स्टेट का जो अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे चल रहा है, उससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी ले सकता है, ठीक है। या कोई अगर लेजिस्लेशन प्रपोज हुआ है विद इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी गवर्नर मांग सकता है, ठीक। किससे? चीफ मिनिस्टर से। ही सी कैन रिक्वायर्स द चीफ मिनिस्टर टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशंस of the council of minister any matter on which decision has been taken by the minister but which has not been considered by the council। देखो, मान लो कि कोई मैटर है, ठीक है, उस पर किसी एक मिनिस्टर ने डिसीजन लिया, ठीक। अब वो चाहता है, ठीक, कि अब इसी बस मेरे इंडिविजुअल डिसीजन से ही सब कुछ हो जाए। तो गवर्नर यहाँ पे ये आदेश दे सकता है कि देखिए इस पर एक ही मिनिस्टर ने डिसीजंस लिया है,
आपको पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इसको कंसीडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो इसे ज़रूरी कर सकता है, ऐसा चाहे तो चीफ मिनिस्टर, ऐसा चाहे तो गवर्नर जो है वो बोल सकता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को, ठीक। अब जो 10th है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ही सी कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन द स्टेट टू प्रेसिडेंट। अब देखो प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करवाता है ना, ठीक है। तो ये जो प्रेसिडेंट किस बेसिस पे, जो प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, बेसिकली जो रिकमेंडेशन होगा गवर्नर का, ठीक है, उसी के बेसिस पे ये प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट द गवर्नर एंजॉय एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे गवर्नर के पास थोड़ी ज़्यादा पावर आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के एक एजेंट की तरह काम करने लगता है, ठीक, प्रेसिडेंट रूल के टाइम, ओके। ही सी एक्ट एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। अब देखो स्टेट की यूनिवर्सिटी जो है उसका चांसलर कौन होगा, तो ये गवर्नर ही होगा, ठीक। ही सी आल्सो अपॉइंट द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, और यही जो है वाइस चांसलर को भी अपॉइंट करता है, ओके। तो ये थे एग्जीक्यूटिव पावर। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लेजिस्लेटिव पावर एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर डील करेंगे, ओके। तो लगभग ऑलमोस्ट हमारा हाफ चैप्टर हो गया है, आधा बचा हुआ है, आधे से थोड़ा ज़्यादा, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।